नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी में। आज की क्लास एग्रोनॉमिक क्लास है। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 70 से 80 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी समस्त आगामी एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर क्लास पसंद आती तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे और नए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर संबंधित क्लासेस चलती रहती हैं। या कोई जॉब का नोटिफिकेशन हो, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, अदरवाइज फिर आपकी इच्छा। इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए अभी से कह रहा हूँ कि जिसको जुड़ना हो एक बार शेयर कर दो अच्छे से, ताकि आपके दोस्त भी आ जाएँ और वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। इंपॉर्टेंट क्लास है सभी एग्रीकल्चर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइस, देर नहीं करेंगे, क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आज की क्लास का पहला प्रश्न, रॉगिंग की क्रिया में करते हैं। प्यारे बच्चों, रॉगिंग क्रिया क्या होती है? फसल से खरपतवार को नियंत्रण करना, फसल में रोग नियंत्रण है, या फिर मुख्य फसल में से दूसरे फसल के पौधों को निकालना, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रहे, मुख्य फसल में से दूसरे फसल के पौधों को निकालना ही क्या कहलाता है? रॉगिंग। मुख्य फसल में से दूसरे फसल के पौधों को निकालना क्या कहलाता है? रॉगिंग। अब मुख्य फसल से दूसरे फसल के जो पौधे निकाले वो तो कहलाई क्रिया हमारी रॉगिंग। क्या कहलाए? रॉगिंग। लेकिन जो पौधा निकल के बाहर आ गया वो पौधा कहलाएगा रोग्यू प्लांट। क्या कहलाएगा? रोग्यू प्लांट। इतनी बात आप ध्यान कर लेना बस। तो रॉगिंग क्रिया क्या होती है? मुख्य फसल में से दूसरे फसल के पौधों को निकालना क्रिया कहलाई रॉगिंग, और जो प्लांट निकाला गया वो कहलाएगा रोग्यू प्लांट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से C4 प्रकार का पौधा है, यानी यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। C4 प्रकार का पौधा नहीं है, ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गन्ना C4 की कैटेगरी में आता, मक्का भी आता, ज्वार भी आता, लेकिन गेहूं नहीं आता है। तो गेहूं किस प्रकार का? C3 प्लांट। लेकिन हमसे यही पूछा है कि नहीं है, तो गेहूं राइट हो जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा गेहूं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। इक्री सेठ हैदराबाद में, मतलब जो इक्री सेठ है, इक्री सेठ जो है ये रहा इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इक्री सेठ ये हैदराबाद में है और ये दलहन से संबंधित शोध कार्य करता है। तो वही प्रश्न पूछा गया कि इसका संबंध किससे है? गेहूं, धान, चना, बरसीम। राइट उत्तर हो जाएगा चना। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, एक और प्रश्न है कि निम्न में कौन सही है? मतलब 3 जोड़े गलत हैं, 1 जोड़ा सही, उसको आपको बताना है। पोटास की मात्रा ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? तो यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर ही हम लोग देख लेते हैं। K2O इंटू 0.83 इज इक्वल टू K। ए ऑप्शन राइट है। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक सही है? निम्नलिखित में कौन एक सही है बताओ? तो यहां पर राइट उत्तर होगा क्या भाई? K इंटू 1.20 इज इक्वल टू K2O। तो ये 2 प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में आया, उनको अच्छे से आप याद कर लेना। नेक्स्ट, विटामिन B12 का मुख्य अवयव क्या है? प्यारे बच्चों, जो विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम क्या होता? रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। क्या होता है? साइनोकोबालामिन। अब कोबाला, यहाँ पे देखो, कोबाला से बन गया कोबाल्ट, अर्थात जो साइनोकोबालामिन होता है इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसलिए बी उत्तर सही हो जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पाला के प्रति संवेदनशील क्रॉप कौन सी है? आलू, गेहूं, जौ, चना। बताओ, पाला के प्रति संवेदनशील क्रॉप कौन सी है? आलू, गेहूं, जौ, चना। तो प्यारे बच्चों, पाला के प्रति जो सेंसिटिव क्रॉप है वो कौन सी है? आलू। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है, क्योंकि जो पाला जब ज़्यादा पड़ता है तो आलू की फसल को बहुत ज़्यादा हानि होती है, इसलिए आलू ही संबंधित यहाँ पे ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट, गन्ने में एरोइंग कहलाता है। जो गन्ने में एरोइंग है वो क्या कहलाता है? गन्ने में पुष्पक्रम का निकलना,
गन्ने की पत्ती का एरो जैसा आकार होना, गन्ने में कल्लों की संख्या निकलना, गन्ने में पत्तियों की बंधाई करना। भाई पत्तियों की बंधाई करना तो बोलते हैं टाइंग। क्या बोलते हैं? अगर गन्ने 2 से 4 गन्नों को आपस में मिलाकर पत्तियों के सहारा से बांध देते हैं उसको बोलते हैं टाइंग। ऐसा करने से जो हमारा गन्ना वो हवा के झोंकों से नहीं गिरता है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि एरोइंग क्या है। गन्ने का जो पुष्प क्रम होता है वो तो कहलाता है एरो। गन्ने का जो पुष्प क्रम होता है वो तो कहलाता है एरो। अब यह एरो निकल आए, अब यह एरो निकल आए मतलब पुष्प निकल आए तो क्रिया कहलाएगी एरोइंग। समझ गया कि नहीं? तो गन्ने में पुष्पक्रम का निकलना ही क्या कहलाता है? एरोइंग। और एरोइंग किसका प्रतीक है? तो गन्ने की परिपक्वता का, कि गन्ना मैच्योर हो चुका है, इसकी प्रतीक होता है। तो परिपक्वता का प्रतीक होता है एरोइंग। नेक्स्ट, निम्न में कौन एक सही है? निम्न में कौन एक सही है? बताओ भाई। फास्फोरस से संबंधित बात है अब की बार। तो यहां पर P2.29 P2O5 यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। इसको आप अच्छे से रट्टा मार लेना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने के चांस इनके बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। एक और फिर यहाँ पे है कि निम्न में कौन एक सही है, फिर अपने को बताना। तो P2O5.44 इज इक्वल टू P। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्न में वायु दाब मापने का यंत्र है। निम्न में वायु दाब मापने का यंत्र है। देखो, दाब से बन गया बैरोमीटर, मतलब जो वायुमंडलीय दाब होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो मापते हैं बैरोमीटर से। एनीमो का मतलब हवा से, तो हवा किसको मापते हैं? हवा। तो एनीमोमीटर से, मतलब जो विंड की स्पीड होती है, वायु की गति, वो मापते हैं एनीमोमीटर से। और लैक्टोमीटर से मापते हैं दूध का आपेक्षिक घनत्व। ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये प्रश्न हुए आपके सामने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। मटर की तना मक्खी का प्रकोप किस माह में अधिकतम होता है? बताएं आप। जनवरी में, फरवरी में, नवंबर में, अक्टूबर में। तो मटर की जो तना मक्खी होती है इसका जो प्रकोप है वो सबसे ज़्यादा जनवरी माह में होता है। ठीक। ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन प्यारे बच्चों क्या होते हैं? तो ऑक्सिन जो है एक प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सिन जो है वो क्या होते हैं? एक प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंग के बीज में प्रोटीन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा क्या होती है? पूरा प्रश्न आना चाहिए यहाँ पे। मूंग के बीज में प्रोटीन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रोटीन की अपेक्षा अधिक होती है, ये बात सही है, क्योंकि प्रोटीन पाई जाती है मूंग में 25% के आसपास, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है। तो ये बात सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, आलू की पछेती झुलसा अवरोधी प्रजाति कौन सी है? कुफरी अलंकार, कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, कुफरी चंद्रमुखी। प्रजातियां तो चारों की चारों किसकी हैं? आलू की हैं, है कि नहीं? प्रजातियां तो चारों की चारों आलू की हैं, लेकिन हमसे पूछा कि पछेती झुलसा के प्रति अवरोधी प्रजाति कौन सी है, तो उत्तर सही होता कुफरी बादशाह। अब हम जान लें कि जो पछेती झुलसा, इसको आयरिश फेमिन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मतलब जो पछेती झुलसा, इसको आयरिश फेमिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि आयरलैंड में 1845 में पछेती झुलसा बीमारी के कारण अकाल पड़ गया था। कह सकता हूं कि जिस प्रकार भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है, विश्व की मुख्य खाद्य फसल गेहूं है, ठीक ऐसे ही आयरलैंड की जो मुख्य खाद्य फसल वो क्या है? आलू है। तो जब किसी भी कंट्री की मुख्य खाद्य फसल नष्ट हो जाएगी तो वहां पे अकाल तो पड़ ही जाएगा। तो यही प्रश्न परीक्षा में बहुत आता कि आयरलैंड में दुर्भिक्ष अकाल का कारण क्या था? पछेती झुलसा या फिर आयरिश फेमिन। कब आई थी? 1845 में। किसके कारण? तो फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस नामक कवक के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में
सबसे अधिक मृदा का कौन सा प्रकार पाया जाता है? भारत की बात करें चाहे बात कर दे उत्तर प्रदेश की, जो सबसे ज़्यादा मृदा पाई जाती है वो पाई जाती एलुवियल मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक ना? बिल्कुल। नेक्स्ट, नाइट्रोजन के जैविक स्थिरीकरण में कौन सा तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है? प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन के जैविक स्थिरीकरण की बात की जाए मतलब इसमें जीवाणु काम करते हैं। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उनको स्थिरीकरण करने में हमारे बैक्टीरिया काम करते हैं। तो मान लो जैसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में कौन सा तत्व हेल्प करता है? सल्फर, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, फास्फोरस। तो मॉलिब्डेनम बच्चों यहाँ पे बहुत ज़्यादा सही आंसर है, कई बार परीक्षा में आया और स्टूडेंट मैक्सिमम बार इसको गलत भी करते हैं। जो प्रश्न परीक्षा में मैक्सिमम बार गलत होता है आपकी परीक्षा में हर बार वो प्रश्न आने के चांस बढ़ जाते हैं। रॉक फॉस्फेट, देखो रॉक फॉस्फेट की घुलनशीलता बढ़ाई जा सकती है। पहले जानो कि रॉक फॉस्फेट का प्रयोग अम्लीय मृदा में किया जाता है। रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किस मृदा के लिए अच्छा होता है? तो अम्लीय मृदा के लिए होता है। और अगर ऐसी भूमि में रॉक फॉस्फेट का यूज होता है तो इसकी घुलनशीलता को इंक्रीज किसके द्वारा किया जा सकता है? तो बैसिलस पॉलीमिक्सा के प्रयोग से। बहुत बार परीक्षा में आया कि रॉक फॉस्फेट की घुलनशीलता को बढ़ाने वाली जीवाणु है या बढ़ाया जा सकता है, तो राइजोबियम बैसिलस पॉलीमिक्सा के प्रयोग से। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी क्रिया तंबाकू से संबंधित नहीं है? निम्न में कौन सी क्रिया तंबाकू से संबंधित नहीं है? देखो, टपिंग, प्राइमिंग और डिसैकरिंग, ये तीनों की तीनों क्रियाएं तो की जाती हैं किससे? ये तो तीनों की जाती है तंबाकू से। लेकिन जो ब्लांचिंग क्रिया है, फूल गोभी के फूल को उनकी पत्तियों से ढक देना ही ब्लांचिंग कहलाता है। तो यह क्रिया की जाती है फूल गोभी में। लेकिन हमसे क्या पूछा? तंबाकू से संबंधित क्रिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या उत्तर सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, दो मुख्य फसलों के मध्य उगाई गई कम अवधि की फसल क्या कहलाती है? कैच क्रॉप, रिले क्रॉप, इंटर क्रॉप, कैम्पेनियन क्रॉप। तो यहां पे कहलाएगी कैच क्रॉप। कैच क्रॉप बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्न में खरीफ मौसम का खरपतवार है। निम्न में कौन सा खरपतवार खरीफ मौसम का है? फ्लैरिस माइनर, अवीना सटाइवा, सिनोपोडियम एल्बम, इकाइनोक्लोआ कोलोनम। तो प्यारे बच्चों, खरीफ की बात कर रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि जो फ्लैरिस माइनर है ये रबी सीजन का है। एविना सेटाइवा जो कि जंगली जई का होता है, नहीं एविना सेटाइवा आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जई का होता है। हाँ, जई का होता है, जई का होगा, देख लेते हैं एक बार। और ये एल्बम, चिनोपोडियम एल्बम, ये होता है बथुआ का। ये सब रबी रबी के हैं, लेकिन जो इकाइनोलोआ कोलोनम है ये किसका? ये खरीफ मौसम का होता है, खरीफ का। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हमारा क्या होगा? इकाइनोलोआ कोलोनम। नेक्स्ट, प्रयोगशाला से खेत तक बोले तो लैब टू लैंड प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था 1979 में किया गया था, और किसके द्वारा? तो ICAR के द्वारा। तो सी उत्तर सही है इसका। नेक्स्ट, कृषि विज्ञान केंद्र का बृहत स्वरूप है, यानी कृषि विज्ञान केंद्र का जो बृहत स्वरूप है वो क्या है? तो यही है भैया कृषि विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट, निम्न में से किस कार्य के लिए केचुआ की आवश्यकता पड़ती है? भैया वर्मी कंपोस्ट अगर अपने को बनाना है तो केचुआ की आवश्यकता पड़ती है। तो वर्मी कंपोस्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, शाकनाशी छिड़काव हेतु निम्न में से किस प्रकार के नोजल का प्रयोग किया करते हैं? फ्लैट फैन, एंगुलर, कोन, उपरोक्त सभी। बताओ भाई, किस प्रकार के नोजल का यूज करते हैं? तो जो शाकनाशी के छिड़काव के लिए अपन लोग जो है फ्लैट फैन, क्या डियर विद्यार्थी? फ्लैट फैन इसका यूज करते हैं, इस प्रकार के नोजल का। नेक्स्ट, मृदा जल विभव बोले तो सॉइल वाटर पोटेंशियल का दायरा है, मतलब सॉइल वाटर पोटेंशियल की रेंज क्या है?
तो 0.1 से 20 बार विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें। पत्ती जल विभव यानी लीप वाटर पोटेंशियल का रेंज क्या है? तो इसका रेंज होता है 5 से 30 बार। ऑप्शन सी राइट है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नील हरित शैवाल द्वारा धान के खेत में कितनी नत्रजन वायुमंडल से स्थिर करते हैं? नील हरित शैवाल के द्वारा 10 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 20 से 30, 40 से 50 या 10 से 80 किलोग्राम। तो प्यारे बच्चों 20 किलोग्राम, 20 से 30 यहाँ पे सही हो जाएगा। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट, वायुमंडल जल विभव यानी एटमॉस्फेरिक वाटर पोटेंशियल का रेंज क्या है? 0 से 5, 0.1 से 20, 5 से 30, 100 से 200 बार। तो जो वायुमंडलीय जल विभव होता है इसका रेंज सबसे ज़्यादा होता है यानी 100 से 200 बार। डी ऑप्शन राइट है। सभी फ्रेंड्स से हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर करें प्लीज़। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। शेयर सभी लोग जरूर करें, ठीक है ना? बिल्कुल। नेक्स्ट, किस तत्व की प्रधानता से मृदा कणों का बिखराव होता है? ऐसा कौन सा तत्व होता है जिसकी उपस्थिति के कारण जो है मृदा के जो कण होते हैं उनके बीच में दूरी हो जाती है, बिखराव हो जाता है? कैल्शियम, बोरान, सोडियम या फिर कॉपर? राइट उत्तर हो जाएगा सोडियम यानी सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। अंतरराष्ट्रीय इकाई पूछ रहा है। मेगा पास्कल है, डाइन है, माइक्रा किग्रा है या फिर न्यूटन? तो जो अंतरराष्ट्रीय इकाई किसकी पूछ रहा है भाई? जल विभव यानी वाटर पोटेंशियल की अंतरराष्ट्रीय इकाई की बात करें अपन लोग तो मेगा पास्कल, ठीक है। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी कहाँ से प्रकाशित की जाती है? यह पुस्तक है, मैगजीन है, कहाँ से प्रकाशित की जाती है? तो IARI नई दिल्ली से। नेक्स्ट, एग्रोनॉमी जर्नल की बात की जा रही है हमसे कि एग्रोनॉमी जर्नल ये कहाँ से रिलीज की जाती है? तो ये USA से यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा एग्रोनॉमी जर्नल प्रकाशित की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, किस अंग्रेज गवर्नर के समय राजस्व, कृषि एवं कॉमर्स विभाग की स्थापना की गई थी? तो प्यारे बच्चों लॉर्ड मेयो के समय। और यह भी प्रश्न याद रखें कि प्रथम जनगणना यानी पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना भी हुई थी। तो इसी के समय राजस्व, कृषि एवं कॉमर्स विभाग की स्थापना हुई थी। तो लॉर्ड मेयो इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा का है? प्यारे बच्चों अपने से बात करें, नॉमी की बात करें या फिर लॉजी की बात करें, ये शब्द कैसे होते हैं? ग्रीक भाषा के होते हैं। जबकि जिसके पीछे कल्चर लगा होता वो सारे के सारे वर्ड लैटिन भाषा के होते हैं। किसके होते हैं भाई? लैटिन भाषा के होते हैं। किसके होते हैं? लैटिन भाषा के। जैसे प्रश्न में है एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो यह लैटिन भाषा के, क्यों? क्योंकि पीछे कल्चर लगा इसलिए। एग्रोनॉमी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वे शब्द क्या हैं? एग्रो प्लस नोमोस। सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में सक्रिय पत्ती वाला खरपतवार कौन सा है? भैया कौन सा ऐसा बीड यानी खरपतवार है जिसकी पत्तियां सक्रिय होती हैं? बथुआ, मकोई, हिरनखोरी। इनकी पत्ती चौड़ी होती हैं, लेकिन जो मोथा है इसकी पत्तियां सक्रिय होती हैं, नैरो होती हैं। और साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइप्रस रोटंडस, फैमिली साइप्रेसी। ऑप्शन नंबर डी यानी डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। क्या सही उत्तर है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एग्रोनॉमी शब्द का शाब्दिक अर्थ है मृदा प्रबंधन से है, जल प्रबंधन से है, फसल प्रबंधन से है, उपरोक्त सभी से है। बताओ भाई।
जो एग्रोनॉमी शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृदा प्रबंधन से, क्योंकि भूमि का अच्छी प्रकार से मैनेजमेंट करके कृषि फसलों को उगाना ही क्या कहलाता है भाई? एग्रोनॉमी। नेक्स्ट, मृदा में प्राप्त जल की ऊपरी सीमा निम्न में से किसी एक पर ज्ञात की जाती है। जो अवेलेबल वाटर है वो कितने? तो 1/3 बार, ये बिल्कुल सही जवाब है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908, 1945, 1955, 1975। प्यारे बच्चों, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। ICAR, क्या ICAR इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? अच्छे से जानना। अगर महानिदेशक की बात करें कि ICAR के पहले महानिदेशक कौन थे, तब तो आंसर होगा डॉक्टर BP पाल। लेकिन हमसे प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहा है, प्रेसिडेंट की, इसलिए उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बताओ भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आप सभी लोग कमेंट करके इन प्रश्नों के उत्तर बता सकते हैं। राइट उत्तर जाएगा मोहम्मद हबीबुल्ला, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की स्थापना कब हुई? जो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905, 1929, 1926 या फिर 1936 में? डियर विद्यार्थी, 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, जब रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की स्थापना की गई थी तो किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। स्थापना तो हुई थी 1926 में, लेकिन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय। और भारत छोड़ो आंदोलन भी इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, ICAR का पहला उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा बच्चों। अध्यक्ष तो हो गए मोहम्मद हबीबुल्ला, लेकिन उपाध्यक्ष कौन है? तो दीवान बहादुर सरटी विजय राघवाचार। ये भी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट है कि सिमिट, जो सिमिट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट, कहाँ पर है भाई? तो मैक्सिको में है। कहाँ पे है? मैक्सिको में। ठीक है, तो इसका संबंधित ये किस क्रॉप से है? तो मक्का व गेहूं से। ठीक है, नेक्स्ट, स्टोमेटा का खुलना व बंद होना किस रसायन द्वारा नियंत्रित होता है? तो रंध्रों के खुलने व बंद होने में अगर तत्व की बात करें तो K+ यानी पोटेशियम होता है, लेकिन अपन से बात कर रहा है रसायन, तो केओलिन। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगर चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों को आपको मारना है तो 2,4-D का यूज कर सकते हो। अगर क्रॉप हमारी दलहन है और दलहनी क्रॉप की पत्तियां खुद चौड़ी होती हैं और उनमें अगर दलहनी क्रॉप में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उगे हैं तो उनमें मारने के लिए किस दवा का प्रयोग करेंगे? मतलब दलहन जो क्रॉप है उसमें चौड़ी पत्ती वाले वीड उगे हैं, अब उन खरपतवारों को मारने के लिए किसका यूज करेंगे? तो 2,4,5-T का। नेक्स्ट, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शरदकालीन गन्ने की बुवाई का उपयुक्त समय क्या है? क्या बच्चों? शरदकालीन गन्ना। यार शरदकालीन गन्ने की बात की जाए या कोई रबी क्रॉप की बुवाई का टाइम की बात की जाए तो अक्टूबर विल बी राइट आंसर होता है। चाहे चना का बुवाई की बात की जाए चाहे बरसीम की, अक्टूबर माह राइट उत्तर होता है। निम्न में पोटेशियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ओलिबीन में, पायरोक्सिन में, एम्फीबोल में या फिर किस में भाई? या फिर फेल्सपार में। राइट उत्तर हो जाएगा फेल्सपार। नेक्स्ट, पहले तो हमसे पूछा कि शरदकालीन गन्ने की बुवाई कब की जाती है, लेकिन अब तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि बसंतकालीन गन्ने की बुवाई कब की जाती है। तो मैंने हमेशा और हमेशा कहा जब भी बसंतकालीन की बात की जाए तो वहाँ पे फरवरी मार्च की बात की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आधसाली गन्ने की बात की जाए प्यारे बच्चों, आध मीन्स क्या होता? आधा, और साली मीन्स साल, मतलब आधी साल, अर्थात 6 महीना। 6 का मतलब क्या हुआ? जून, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो जून नहीं तो जुलाई हो जाएगा, इसलिए राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जुलाई। तो आधसाली गन्ने की बुवाई का उपयुक्त समय क्या है भाई? जुलाई माह। नेक्स्ट, गन्ने के अच्छे अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान होता है 18 से 200, 25 से 32, 10 से 15 या 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गन्ने की बुवाई की बात कर रहा है तो यहाँ पे तापमान
अपना चाहिए कितना भाई, 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन राइट है। बुवाई से पूर्व गन्ने के टुकड़ों को किस रसायन से उपचारित करते हैं? थीरम, बावेस्टीन, कैप्टान, एगलाल। तो बुवाई से पूर्व जो गन्ने के टुकड़े होते हैं उसको अपन लोग जो है भाई एगलाल या फिर एरिटान से जो है उपचारित करते हैं। तो एगलाल व एरिटान का यूज कर सकते हैं गन्ने के टुकड़ों को ट्रीट करने में यानी उपचारित करने में। नेक्स्ट, एआरएस यानी एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस कब प्रारंभ की गई? तो एआरएस यानी एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस ये प्रारंभ की गई थी 1975 में। 1975 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट, गेहूं में पाया जाने वाला एक दलीय खरपतवार है? फ्लैरिस माइनर, साइनोडर्म डैक्टाइलिन, दूब घास का वैज्ञानिक नाम होता है किसका भैया? दूब घास का। साइप्रस रोटंडस ये होता है मोथा का होता है। एबिना फचुआ जो कि होता है जंगली जई का, और फ्लेरिस माइनर होता है गेहूं के मामा का। तो यही एक दली खरपतवार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। निम्न में से कौन सी मृदा जल धारण अधिक करती है? तो प्यारे बच्चों, जो क्ले भूमियां होती, चिकनी मिट्टी होती, यहाँ पे इनकी जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाईएस्ट इन विच सॉइल? आंसर होगा क्ले सॉइल। नेक्स्ट, गेहूं की फसल में गेहूसा के नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त शाकनाशी है? गेहूसा मतलब गेहूं जैसा। अब गेहूं जैसा क्या हुआ? गेहूं का मामा। तो इसको मारने के लिए अपन लोग सल्फोसल्फ्यूरान का यूज करते हैं, सल्फोसल्फ्यूरान। नेक्स्ट पूछ लेगा आपसे, क्या पूछता है कि गेहूंसा के नियंत्रण के लिए जो सल्फोसल्फ्यूरान है इसकी मात्रा कितनी लेते हैं प्यारे बच्चों? तो 25 ग्राम लेते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। वैसे तो मात्रा इसकी 1 से 1.25 या 1.5 kg पर हेक्टेयर यूज में लाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना तो हुई थी 1974 में। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो है फर्स्ट केवीके, इसकी स्थापना तो हुई थी 1974 में। हुई कहाँ पे थी? तो इसकी हुई थी पादुचेरी यानी पांडुचेरी में। तो पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? पांडुचेरी में। और पहली एनआरसी कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो वो मूंगफली की थी। और कहाँ पे थी भाई? तो जूनागढ़ गुजरात में थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र देखो यहाँ पे पूछ रखा है, तो पांडिचेरी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शाकनाशी बुवाई से पूर्व मृदा में मिलाया जाता है? कह रहा कि कौन सा शाकनाशी बुवाई से पूर्व मृदा में मिलाया जाता है? ग्लाइफोसेट, पेंडिमिथाइलिन, टूफोर्डी, फ्लूक्लोरालिन। तो फ्लूक्लोरालिन को अपन क्या है बुवाई से पहले सॉइल में मिला लिया जाता है, तो खरपतवार नहीं उगते हैं। ड्यूरम गेहूं की खेती मुख्यतः प्रचलित है? जो ड्यूरम गेहूं है इसकी खेती कहाँ पर प्रचलित है? तो उत्तर भारत में तो टटकम एस्टिवम की होती है। कहाँ पे भाई? उत्तर भारत में। लेकिन दक्षिण भारत में होती है टटकम ड्यूरम की। ठीक है। नेक्स्ट, केजीके का पूरा नाम? कृषि ज्ञान केंद्र। क्या बच्चों? कृषि ज्ञान केंद्र होता है, माफ कीजिएगा, कृषि ज्ञान केंद्र, यानी डी ऑप्शन से राइट है। केजीके का पूरा नाम। अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, निम्न में किस फसल की प्रजातियां गुच्छेदार व फैलने वाली होती हैं? भाई कौन सी ऐसी क्रॉप्स है जिसकी जो वैरायटी गुच्छेदार भी होती हैं और फैलने वाली भी होती हैं? तो ये तो होती है मूंगफली की। ठीक है ना, मूंगफली की, एरेकिस हाइपोजिया। नेक्स्ट है, क्षारीय भूमि के सुधार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देखो, क्षारीय मृदा में क्षार की अधिकता हो जाती है, खासतौर पर सोडियम लवण की। अब क्या है कि इसको सुधारने के लिए अपन लोग जिप्सम या फिर पायराइड या फिर कैल्शियम, इन सभी का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, परड़ीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है? सिंगल सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, डीएपी। परड़ीय छिड़काव के लिए प्यारे बच्चों, परड़ीय छिड़काव के लिए सबसे अच्छा जो अपना उर्वरक है वो है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूरिया। ठीक है। जायद में बुवाई के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर है? जायद में बुवाई के लिए मूंग की बीज दर पर हेक्टेयर क्या है? वैसे तो मूंग की बीज दर होती है 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, लेकिन जायद सीजन की बात कर रहा, जायद की देख नहीं रहे हो, जायद की, इसलिए यहाँ पे बीज दर बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ के होगी? 20 से 25 किलोग्राम। नेक्स्ट, सोयाबीन के दाने में सामान्यतया नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है?
तो जो सोयाबीन के सीड्स होते हैं, देखो सोयाबीन में एक तो होती है प्रोटीन, एक होता है ऑयल। ऑयल होता है 20%, प्रोटीन होती है 40 से 42% होती है सोयाबीन में। अब इसके दाने में जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन, इसकी मात्रा होती है 2 से 3%। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, तो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, नीम के खली के प्रयोग से यूरिया का उपयोग क्षमता बढ़ती, इसका कारण क्या है? भाई अगर यूरिया के साथ में नीम की खली का यूज आप कर देते हो तो इसका कारण क्या होता है? क्योंकि मृदा में रिसाव और डिनाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन की हानि, मतलब जो डिनाइट्रिफिकेशन की क्रिया होती है और जो लीचिंग क्रिया होती है यह नहीं होती, इसकी हानि को रोक देता है। इसलिए डी ऑप्शन से राइट है। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को आप रट लेना बारीकी से। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का सूत्र क्या है? क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी बोले तो फसल चक्र सघनता। तो फसल चक्र में फसलों की संख्या इंटू में फसल चक्र के वर्ष इंटू 100। ऑप्शन नंबर ए राइट है। फसल चक्र सघनता का ये सूत्र होता है, इसे याद कर लेना आप। नेक्स्ट, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है? मतलब फसल सघनता, वो तो था फसल चक्र था जो पहले बता चुके, अब है फसल सघनता। क्रॉपिंग इंटेंसिटी एक वर्ष में कुल कृषित क्षेत्र और शुद्ध कृषित क्षेत्र, मतलब एक वर्ष में कुल कृषित क्षेत्र और शुद्ध कृषित क्षेत्र किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। बी ऑप्शन से राइट है, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विनिमयशील धनायन प्रतिशत, मतलब एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। प्रश्न क्या है? विनिमय धनायन प्रतिशत मतलब ECP, एक्सचेंजेबल कैटाइन परसेंटेज, इसका सूत्र क्या है? तो विनिमयशील धनायन अपान धनायन विनिमय क्षमता, यानी कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी इंटू में 100। ए विल बी राइट आंसर है। ये तीनों फार्मूला अपनी गांठ में बांध लेना भैया, अच्छे से याद कर लेना, निश्चित आपको कभी ना कभी आपके काम में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, एक और प्रश्न है आपके सामने कि विनिमयशील सोडियम परसेंटेज यानी ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज निकालने का सूत्र क्या है? तो विनिमयशील धनायन सोडियम अपान कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, यही तो सही हो जाएगा क्योंकि विनिमयशील सोडियम की बात कर रहा है, तो विनिमयशील धनायन सोडियम होगा और कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो बी ऑप्शन से राइट है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR है किस प्रकार की एक संस्था है ये? तो इट इज ए ऑटोनॉमस रजिस्टर्ड सोसाइटी। ICAR एक है क्या? ऑटोनॉमस रजिस्टर्ड सोसाइटी। आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है बच्चों, कितनी है? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ये सही हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से ये सही हो जाएगा। और मटर प्रोटीन की बात की जाए तो कितने % है भाई? देखो दाने में तो है 22% और हरी मटर में पूछ ले आप, जो हरी मटर होती है उसमें होती है 7.2% प्रोटीन पाई जाती है। आई होप आप क्लास पसंद आई होगी। अगर गाइज क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, नए फ्रेंड कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।